हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं कवर करने वाली हूँ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जून 2014 के आए हुए हैं क्वेश्चंस। तो मैंने आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस कवर करे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखना, देन देखना कि उसका आंसर आप कहाँ पे गलत हो, आपका कहाँ वीक पॉइंट है, तब आपको पता चलेगा। एंड आप साथ के साथ नोट्स भी बनाओ, वो भी आपके लिए बेटर है क्योंकि रिवाइज आप नोट से ही करना अपनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First question is this: who distinguish between value in use and value in exchange, and give the famous example of diamonds and water? आपके पास ऑप्शन है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल और कार्ल मार्क्स। तो आप पॉज करके सबसे पहले खुद आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स किसने दिया था? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसमें जो डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स था वो हमें एडम स्मिथ ने दिया था। तो एडम स्मिथ डिस्टिंग्विश किया था इन्होंने कि एक यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू डिफरेंट होती है, और इनकी खुद की बुक में ये बोला गया था द वेल्थ ऑफ नेशंस में। ही इलस्ट्रेटेड दैट डायमंड वाटर पैराडॉक्स होता है कि डायमंड का वैल्यू इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसके लिए हमें स्पेशलाइज लेबर लगते हैं, और वाटर क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, अवेलेबल ज्यादा है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने का कोई इतना ज्यादा हमें स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से वाटर का प्राइस कम होता है। और डायमंड के लिए हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पैसा चाहिए, तो इसलिए डायमंड एक्सपेंसिव हो जाता है। Explaining why water essential for life is cheap while diamond non-essential but rare are expensive। तो ये आपको explanation मेरी वीडियो में मिल जाएगा, एंड मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगी। तो आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी इज डिजाइन टू ए ड्राइव कंपटीशन आउट ऑफ द बिजनेस, सेकंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, थर्ड एनकरेज एंट्रेंट इनटू द मार्केट, डी अटेन लीस्ट कॉस्ट आउटपुट। प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी यानी कि एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी का अगर आपको मतलब पता है तो आप इसका आंसर फटाफट बता भी सकते हो। तो आप पहले खुद गेस करिए, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कैसी प्राइसिंग पॉलिसी है ये प्रीडेटरी? तो प्रीडेटरी प्राइसिंग एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर एक फर्म डेलिबरेटली लोअर्स प्राइस टू अ लेवल बिलो कॉस्ट टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स। प्रीडेटरी प्राइसिंग के अंदर एक फर्म क्या करती है कि अपने प्राइसेस को ना इतना लो कर देगी, इतना लो कर देगी कि अगर कोई एंट्रेंट होने वाला है ना, कोई एंटर भी करने वाला है या कोई भी और कॉम्पिटिटर है, वो इतना लो प्राइस कभी चार्ज ही नहीं कर सकता क्योंकि उसे आते ही इतना लॉस हो जाएगा कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें एक फर्म अपने प्राइसेस को इतना नीचे कर लेती है टू एलिमिनेट कॉम्पिटिटर्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉम्पिटिटर्स को हटाना। वंस कॉम्पिटिटर्स एग्जिट द मार्केट, जब इन्हें दिख गया कि अब सारे कॉम्पिटिटर्स चले गए हैं, तो द मार्केट कैन रेज प्राइस एंड डोमिनेट द मार्केट। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी या प्रीडेटरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर एक फर्म अपने प्राइसेस को इतना कम कर देती है कि जो उसके और कॉम्पिटिटर्स है ना, वो उस प्राइस पे सरवाइव ही ना कर पाए। अगर मैं कह रही हूँ कि एक चॉकलेट जो कि 10 रुपीज मार्केट में बिक रही है, मैं 2 पे बेचने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि इस प्राइस पे मैं तो थोड़े, ये इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मैं प्रॉफिट अर्न कर लूंगी 2 पे बेच के, नहीं, मैं लॉस अर्न करूंगी 2 पे बेच के, लेकिन मैं इतना कम इसलिए रख रही हूँ कि इस प्राइस पे कोई और फर्म ना सेल कर पाए, और वो क्या करे, वो धीरे धीरे एग्जिट हो जाए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं अगर मैं 2 पे बेच रही हूँ तो जब वो आउट हो जाएंगे तब मैं अपना प्राइस फिर बढ़ा दूंगी और पूरी मार्केट मेरी हो जाएगी। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ड्राइव कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ बिजनेस। मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं जा सकता क्योंकि इसमें फर्म्स प्राइसेस को कम करती है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा बल्कि करंटली उनको लॉस बियर करना पड़ता है।
एनकरेज एंट्रेंट इनटू द मार्केट, कभी भी कोई प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी होती है कि हम कॉम्पिटिटर्स को भी एनकरेज करें कि वो आए, नहीं। अटेन्स लीस्ट कॉस्ट आउटपुट, ये कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्वेश्चन नहीं है, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर फर्म प्राइस इतना लो कर देती है कि कॉम्पिटिटर ना आ पाए और कॉम्पिटिटर्स को हटाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, व्हेन इनकम इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो आपका लेबर सप्लाई कर्व क्या होता है? पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, नेगेटिवली होता है, बेंड बैकवर्ड होता है, स्लोप्स अपवर्ड होता है? अब ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। तो इसका कुछ कर्व ना ऐसा बनता है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ सप्लाई ऑफ द लेबर, वेजेस हमारे वर्टिकल एक्सिस में होते हैं, लेबर आवर्स हमारे होते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। तो स्टार्टिंग में जब भी कोई पर्सन जॉब को स्टार्ट करता है और उसकी वेजेस बढ़ती है ना, तो वो क्या सोचता है, मैं ना ज्यादा वेज बढ़ रही है तो मैं वर्किंग आवर्स बढ़ा देता हूँ। वो अपने लेजर टाइम को, जो उसका फ्री टाइम होता है, उसमें भी वो सोचता है नहीं मैं काम कर लूंगा। तो इस फेज में जब ये अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका डोमिनेट कर रहा है इनकम इफेक्ट से। आप सब्स्टिट्यूट ज्यादा कर रहे हो, आप कह रहे हो नहीं इनकम बढ़ रही है ना तो मैं तो ज्यादा काम कर लूंगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि आपकी अब इनकम तो बहुत ज्यादा है, इनकम अब आपकी जितनी आपको चाहिए थी वो उतनी हो चुकी है। अब आप क्या करोगे कि लेजर पे ज्यादा आ जाओगे। तो ये ऐसा फेज होता है जहां पे इनकम इफेक्ट डोमिनेट करती है आपकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो ओवरऑल जब हम कहें कि इनकम इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेबर सप्लाई कर्व हमारी कैसी होनी चाहिए? तो व्हेन इनकम इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर देन दिस, वर्कर चूज मोर लेजर इंस्टेड ऑफ वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स। अब इतनी ज्यादा इनकम कमाने के बाद अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं और ज्यादा तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं अब हमें आराम चाहिए। तो उस केस में हम इस पोर्शन में आते हैं, तो इसकी वजह से हमें बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व मिलता है, वेयर हायर वेजेस रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन द लेबर सप्लाई। तो पूरे इंपैक्ट को जो शो करता है लेबर सप्लाई का, वो होता है बैकवर्ड बेंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बैकवर्ड बेंडिंग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज द अनाउंसमेंट इफेक्ट? अब अनाउंसमेंट इफेक्ट क्या होता है कि अगर मैंने आज गवर्नमेंट ने कोई भी अनाउंसमेंट कर दी, उसकी वजह से कौन सा टैक्सेशन इंपैक्ट में आएगा? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज या कैपिटल गेन टैक्सेशन? तो इनकम टैक्स होता है जो हमारी इनकम पे लगता है, अगर मैं 50,000 कमाती हूँ तो उस पे टैक्स लग जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स हो रहा है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। एक्साइज ड्यूटीज होती है जो प्रोडक्शन गुड्स पे लगती है, जो कि जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, इनकी कंजम्पशन को कम करने के लिए इन पे ड्यूटीज लगाई जाती हैं, तो एक्साइज ड्यूटी हो गया। कैपिटल गेन टैक्सेशन होता है जैसे मैंने कुछ भी एक लमसम अमाउंट कमा लिया, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की और मैं उसे बेच रही हूँ 20 लाख में, तो जो 10 लाख का मेरा प्रॉफिट है वो मेरा कैपिटल गेन है। तो ये कह रहे हैं कौन सा टैक्स अनाउंसमेंट इफेक्ट से चेंज होगा, मतलब किसका इंपैक्ट पड़ेगा अनाउंसमेंट करने से? तो आंसर इज कैपिटल गेन टैक्स। अनाउंसमेंट इफेक्ट रेफर करता है हाउ द मेयर अनाउंसमेंट ऑफ ए टैक्स, कि अगर जस्ट अनाउंस भी हो जाए ना कि एक टैक्स लगेगा, उसका इकोनॉमिक बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कह दिया अगले महीने से ना आपका जो कैपिटल गेन है ना उसके ऊपर टैक्स बढ़ने वाला है। अब इससे क्या होगा कि अगर हमारा कोई कैपिटल गेन फ्यूचर में होने वाला था, हम उसे आज एज अ प्रेजेंट ही मैं उसको बेच के सोचूंगी इसी ब्रैकेट में हो जाए, बढ़ने से पहले ही हम उस एसेट को बेच के कैपिटल गेन ले लेंगे कि टिल नाउ अभी टैक्स बढ़ा नहीं है। तो इससे क्या हुआ, हमारा बिहेवियर पहले ही चेंज हो गया। तो कैपिटल गेन टैक्स एक स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट इफेक्ट शो करता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स मे सेल एसेट बिफोर द टैक्स इंक्रीज टेक्स इफेक्ट टू अवॉइड हायर टैक्सेशन। उन्हें पता है अगले महीने अगर मैं ये प्रॉपर्टी 20 लाख 30 लाख की बेचूंगा ना, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो क्यों ना
अगले महीने की बजाय अभी देके, अगर अभी 5% टैक्स है मैं वो दे देता हूं, उस टाइम पे 10-15% देने से तो बचूंगा ना। आई होप क्लियर हो रहा है। और अदर टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी है, एक्साइज ड्यूटी, इनका कोई भी सिग्निफिकेंट बिहेवियर चेंज नहीं होता बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, जब उसका इम्पैक्ट पड़ता है, पहले नहीं पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गेन टैक्सेशन ऐसा है जो कि अनाउंसमेंट होने से ही उसका इम्पैक्ट शो हो जाएगा। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इफ the demand of the domestic consumer is infinitely elastic and the supply of the foreign producer is perfectly inelastic, then the whole of the tariff will be paid by the domestic consumer, paid by the foreign producer, be equally shared by the domestic consumer and foreign producers, yield neither revenue nor protection to either of them. अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है आपका जो कंज्यूमर्स है ना आपके, वो है इनफाइनाइटली इलास्टिक, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। वहीं पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपके हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। अब एक है परफेक्टली इलास्टिक, एक है इन इलास्टिक, तो क्या टैक्स का बर्डन दोनों में शेयर होगा? नहीं होगा। तो ये सी ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। और जब गवर्नमेंट कह रही है मैं टैरिफ लगा रही हूं, तो क्या उससे ये हो सकता है कि कोई भी रेवेन्यू ही ना मिले गवर्नमेंट को? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब आप ये चीज बताओ कि इसका एज पर दिस इंफॉर्मेशन आप कर्व कैसे बनाओगे? कौन पर्सन ज्यादा टैक्स बियर करता है? टैरिफ का मतलब और कुछ नहीं है, टैक्स ही होता है। तो एक पर्सन है जिसकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, दूसरा है जिसकी इन इलास्टिक है। तो कौन, किसके ऊपर मैं ज्यादा टैक्स लगाऊं और वो बियर कर जाए? इन इलास्टिक का मतलब आप प्राइसेस कितना भी बढ़ा दो, मैं तो उतनी ही कमोडिटी खरीदूंगा। और इलास्टिक का मतलब कि आप 1% भी बढ़ा दो, मैं 0 पे ले आऊंगा क्वांटिटी। तो आप किस पे टैक्स लगाओगे? हमेशा टैक्स वो ज्यादा बियर करेगा जिसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, ये माइंड में रखो। तो यहां पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो डिमांड है या उनका जो सप्लाई है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब ऐसा है। वो क्वांटिटी अगर उन्होंने सेट कर दी कि हम इतनी इंपोर्ट करने वाले हैं या इतनी खरीदने वाले हैं, तो आप प्राइसेस कितना भी बढ़ा दो, अब टैरिफ की वजह से हमेशा प्राइस बढ़ता है, तो प्राइस बढ़ने के बाद भी प्रोड्यूसर्स उतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट करेंगे, तो सारा टैक्स तो इन्हीं को ही देना चाहिए ना, इसी पे ही लेवी हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर आएगा बी पेड बाय द फॉरेन प्रोड्यूसर्स ही पे करेंगे। यहां पर कंज्यूमर्स क्यों नहीं आया? क्योंकि कंज्यूमर्स का है, डिमांड है इनफाइनाइटली इलास्टिक। इनफाइनाइटली इलास्टिक का मतलब दिस, कि आप थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज करो, हम क्वांटिटी जो अभी यहाँ पे इतनी ले रहे थे ना, थोड़ा सा भी चेंज करो हम 0 पे ले आएंगे। तो ऐसे पर्सन पे हम टैक्स लगाएंगे तो भाई वो तो पर्सन खरीदेगा ही नहीं। तो ये इस केस में सारा टैरिफ जो बियर करेंगे वो करेंगे हमारे फॉरेन प्रोड्यूसर्स। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड मेरे को प्लीज रिव्यू करना कि कैसे आपको समझ आए ये 5 क्वेश्चन जो मैंने समझाया है, या कुछ इम्प्रूवमेंट मैं कर सकती हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ इसकी सीरीज बनाऊंगी पूरी, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेक्ट कर करके हर एक ईयर के कंटिन्यू करूंगी आपके साथ। सो इट डिपेंड्स कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आता है। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।